ठीक है। ठीक है, हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, उसमें क्या है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। ठीक है? मतलब जो भी मानव जाति करती है, उसकी एक्टिविटीज़ जो भी हैं, उसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके विषय में हम इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि मानव जनित कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है। तो इसका यहाँ पे हिंदी में भी बताया गया है। मानव जनित का सरल अनुवाद, ठीक है, इसका यदि हम सरल अर्थों में अर्थ देखें, सरल शब्दों में अर्थ देखें, तो क्या होगा, मानव कारण या मानव गतिविधि के कारण। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मानव के द्वारा हो रही है या उसकी क्रियाओं के द्वारा हो रही है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में एंथ्रोपोजेनिक शब्द से आशय मानव द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों या मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न प्रभावों से लगाया जाता है। ठीक है? आप जो भी गतिविधियाँ करती हैं, जितना भी कचरा इत्यादि, जो भी जैसी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? पर्यावरण पर, और उसी से ही कारण उत्पन्न होता है या प्रभाव होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार तकनीकी अर्थों में रूसी भूवैज्ञानिक एलेक्सी पावलोव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एलेक्सी पावलोव द्वारा। कहाँ? तो रूसी रूसी भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, बायोफिजिकल वातावरण में परिवर्तन, यानी कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, यानी कि इकोसिस्टम्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तीसरा कह रहे हैं बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, हम उनको भी यहाँ पर देखें। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोफिजिकल में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर पीछे थे, उन्हीं को ही हम एक एक को एक्सप्लेन करके यहाँ पर देखेंगे। तो बायोफिजिकल वातावरण में परिवर्तन में क्या है? तो बायोफिजिकल पर्यावरण से आशय उस जैविक और अजैविक आबादी है जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो क्या क्या होते हैं यहाँ पे? तो भूमि, हवा, पानी, पौधे, जानवर, इमारत, अन्य प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारा बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चेंजेस ऑन इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। इसमें क्या है? तो इकोसिस्टम में से आशय उस क्षेत्र से है जहां सभी जीव जंतु, पौधे, पादप आदि शामिल होते हैं। ये सभी जीव पर्यावरण के भौतिक संसाधनों में आपस में अंतःक्रिया करके सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित हुए निवास होते हैं। ठीक है, और निवास स्थान एवं भोजन का आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पर्यावरण में जब हम लोग एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं ना,
मतलब जो कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए भोजन और इत्यादि की व्यवस्था कैसे? पर्यावरण द्वारा ही तो होती है ना। एक साइकिल होती है कि मतलब जैसे जो वेजिटेरियन है वो पेड़-पौधे खाते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है वो छोटे जानवरों को खाते हैं, ठीक है? तो वो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? आगे जैव विविधता में परिवर्तन यानी कि बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो कह रहे हैं किसी भी जीव जंतु के रहन सहन और उसके खान पान, उसकी दृष्टि दूसरे जीव जंतुओं से अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहलाता है, ठीक है? यानी कि हर जानवर का, जीव जंतु का एक दूसरे के प्रति क्या अलग स्वभाव होता है, उसको हम जैव विविधता के अंतर्गत देखते हैं। चौथा कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तन क्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधन में वे साधन संसाधन आते हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं, ठीक है? मतलब इसमें मानव जाति का कोई भी हाथ नहीं होता है, ठीक है? और ये क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों में मूल रूप से भूमि, जल, वायु, खनिज आदि आते हैं, ठीक है? ना ही मानव इसमें कोई कार्य कर सकता है, ना ही जल में कोई कार्य कर सकता है, ना ही वायु और ना ही खनिज में। ये सारे ऑलरेडी हैं। जैसे आप लोग देखते हो, सुनते होंगे कि आजकल पेट्रोल खत्म होने के कगार पे है। ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि 2050 तक सॉरी 2030 तक पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको आप पैदा नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारे किसमें आते हैं? चेंजेस इन नेचुरल रिसोर्सेज में। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है? तो यानी कि जो-जो संबंध के द्वारा वो परिवर्तन यानी कि चेंजिंग आया है रिलेशनशिप में, किसमें किसमें ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि आखेट एवं भोजन संग्रह काल, दूसरा पशुपालन एवं पशुचारण काल, तीसरा पौधा पालन एवं कृषि काल और चौथा आधुनिक काल, ठीक है, मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड मुझे कुछ एग्जांपल्स नहीं मिले, तो मैंने इसको हटा दिया है। बाकी जो ये थे इनके मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे डाले हैं। तो आखेट एवं भोजन संग्रह काल जो है, पीरियड ऑफ हंटिंग, इसमें क्या है? तो भौतिक मानव, ठीक है? जो भौतिक मानव यानी कि पहले आदिवासी इत्यादि होते थे, तो वो क्या करते थे? हंटिंग करके ही खाना खाते थे, यानी कि जीवों को मार के खाते थे। उस समय संसाधन इतने ज्यादा थे नहीं, कच्चा मांस इत्यादि का सेवन करते थे वो लोग, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था? तो आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी, यानी कि उस समय उनको कोई ऐसा आधार नहीं था जिससे वो भोजन इत्यादि मतलब अपना पेट भर सके, तो वहां पर हंटिंग ही उनका एकमात्र साधन था, ठीक है? तीसरा पॉइंट इसमें है मानव तथा पर्यावरण के बीच मित्रता संबंध था, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए रहते थे लोग। अब जैसे आज है तो आज लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है? पर्यावरण से तो रिलेटेड हम तभी जा पाते हैं जब कहीं घर से बाहर निकले, वो भी हम सिर्फ बाय रोड ही यूज़ करते हैं। कोई भी जंगल इत्यादि हमारे रास्ते में नहीं पड़ता है, ठीक है? तो पहले क्या था? मानव और पर्यावरण के बीच मित्रता का संबंध था। चौथा पॉइंट है यहाँ पे मानव पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर था, यानी कि पूरा जो भी उसका साइकिल होता था पूरे डेज का या पूरे ईयर्स का, वो पूरा पर्यावरण पर ही निर्भर होता था। उसमें कोई ऐसी मानव जनित चीजों का यूज नहीं किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता था, यानी कि जो भी वो क्रियाएं इत्यादि करते थे, देखिए वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही हंटिंग करते थे। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करते थे, यानी कि कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई पॉल्यूटेड चीजें नहीं थी, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी जिससे पॉल्यूशन होता है या इत्यादि वगैरह। तो इसलिए वहां पे
पर्यावरण पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। ठीक है? कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर ही एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हमें पर्यावरण के विषय में कब पता चला था कि पर्यावरण असंतुलित हो रहा है? कल एक सन मैंने बताया था। 1969 हाँ? 1969 1969 की 1986? 1986 हाँ? एक बार देख के आइएगा। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पशुपालन एवं पशुचारण कार्य। ठीक है? जब हम पशुपालन करने लगे थे और पशु इत्यादि हमें मतलब सबसे पहले जो पशुपालन इत्यादि हम लोग करना सीखे थे आदिवासी के बाद जो जनरेशन थी, तो उसको पशुचारण काल बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, सामाजिक मनुष्य, यानी कि इसमें यहाँ पर मनुष्य ने सामाजिकता सीख ली थी। ठीक है? आप लोगों को पता होगा कि कुत्ता आदि ये लोग पालने लगे थे, गाय आदि पालने लगे थे, ठीक है? पौधा पालन एवं कृषि काल, यानी कि उस समय धान इत्यादि भी उगाना उन लोगों ने सीख लिया था, थोड़ा-थोड़ा सीख रहे थे, ठीक है? फिर आर्थिक मनुष्य, इकोनॉमिक, यानी कि थोड़ा-सा उनमें आने लगा था, जैसे 2 बकरी के बदले 1 गाय, ऐसे-ऐसे करके इकोनॉमिक भी वो सीख रहे थे। फिर प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन शुरू हो गया, यानी कि जो भी और नेचुरल रिसोर्सेस थे उनको वो यूज करने लगे थे, उनको किस तरीके से आग इत्यादि जलाना है, लकड़ी का उपयोग कैसे करना है, ये सब भी आदि वो सीखने लगे थे। नेक्स्ट था मानव क्रियाओं का बुरा असर पड़ना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था इन्वायरमेंट का हरासमेंट, या जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है? चलिए आगे। तो कॉजेज ऑफ ऑथ्रोपोजेनिक, अब मानव जनित के कारण इत्यादि क्या थे? ठीक है? तो उसके कारण हम देखेंगे। तो कारण में यहाँ पर सबसे पहला है ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। ठीक है? तो हम सबसे मतलब बड़ी बात क्या है कि हमारी अत्यधिक जनसंख्या हो रही है। ठीक है? जिसके कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या अधिक हो रही है तो हमें निवास स्थान चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें साधन चाहिए, तो हम और ज़्यादा यूज़ेज़ कर रहे हैं, है ना? लोगों के पास एक ही गाड़ी में काम हो जाता है लेकिन 4-4 गाड़ियाँ रखनी है, तो पेट्रोल का भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या है। दूसरा ओवर कंजम्पशन, यानी कि अत्यधिक उपभोग, यानी कि हम मैंने बोला ना कि जैसे एक गाड़ी से ही काम हो जाता है लेकिन लोगों के घर में 5-5 6-6 गाड़ियां होती हैं, तो हम लोग ज्यादा उपभोग की वस्तुएं यूज करने लगे हैं। ठीक है? ज्यादा हमें आराम चाहिए, ठीक है? बड़ा सा कम से कम 4-5 फ्लोर का लोगों का घर होता है, पर रहता उसमें सिर्फ 2 आदमी है। ठीक है? तो ये भी इत्यादि प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हम लोग प्रयोग करने लगे हैं। तकनीकी में आप जैसे देख सकते हो 4G 5G, अभी आप दिल्ली में जाएँगे तो वहाँ पे आपको वो जो छोटी वाली चिड़िया होती हैं, वो तो दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वहाँ पे इतना रश है और मतलब इतनी ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है वो सिटी, जिसके कारण वहाँ पर जो छोटे-छोटे एनवायरनमेंट्स के वो हैं, वो तो दिखते ही नहीं हैं। ठीक है? चाहे वो पशु-पक्षी हों, चाहे छोटे से कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह भी हों, तो उसपे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है कृषि में तकनीकी और खाद्य का उपयोग। ठीक है? अब जाहिर-सी बात है, जब आपकी जनसंख्या का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो हमें भोज्य पदार्थ भी ज़्यादा चाहिए। तो लोग क्या करने लगे हैं, कृषि में भी बहुत सारे पदार्थों का यूज़ करने लगे हैं, अधिक खाद्य उत्पादन करने के लिए। जैसे एक खीरा के बढ़ने की अवधि यदि 2 दिन है, तो उसमें खाद्य पदार्थ डाल करके उसको 1 ही दिन में बड़ा करने की कोशिश की जाती है। जिसके कारण क्या होता है? भूमि क्षरण भी होती है और जो खाद्य पदार्थ होता है, वो भी उतना पौष्टिक नहीं होता है। वो हमारे शरीर में जाकर के हमें हानि पहुँचाता है। ठीक है? तो ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम रोशनी का उपयोग, ठीक है? आर्टिफिशियल लाइट यूजेस, ठीक है? ये भी मानव जनित के कारण ही है। नेक्स्ट कह रहे हैं विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, जैसे
प्लास्टिक, पेपर, पेन, जूता इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा है। अब प्लास्टिक्स तो आप लोग जानते ही हैं कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है, ये गलती नहीं है। ठीक है, ये इसको रिसाइकल किया जा सकता है, पर ये गलती नहीं है, पर फिर भी मनुष्य इसको बनाए जा रहा है। पेपर, पेपर के कारण कितने पेड़ पौधे काटे जाते हैं, है ना? पेंट, जूता, ठीक है, चमड़ा इत्यादि। तो ये सारे हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव डाल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विभिन्न प्रजातियों का समाप्त होना। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली में 5G या 6G की वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो नहीं मिलते हैं, जो आप नॉर्मली गांव वगैरह में जाएंगे तो आप लोगों को वहां देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां सिटीज में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा एनवायरनमेंट गंदा हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि वहां पर वो चीजें सरवाइव ही नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी समाप्त हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं भूमि के वास्तविक स्वरूप को बदल देना। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी कृषि में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं जिससे भूमि क्षरण भी होता है, यानी कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी समाप्त होती है। बहुत मुश्किल से 6 महीने बाद वो भूमि एक बंजर टाइप की हो जाती है, मतलब वो उत्पादित नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इत्यादि हो रहा है। खनन क्रिया, खनन क्रिया से भी बहुत सारा एनवायरनमेंट को हानि हो रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, यातायात, यातायात भी जरूरत से अधिक है, इस कारण से भी एनवायरनमेंट को हानि हो रही है। ठीक है, तो ये सारे कौन से कारण है? मानव जनित कारण है। क्लियर है सभी को? जी दीदी। जी जी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं उनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहला है ओजोन डिप्लीटेशन, यानी कि ओजोन रिक्तीकरण। ठीक है, ओजोन का जो मैंने शायद आप लोगों को कल स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक के विषय में जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि कुछ ऐसे प्रभाव हैं एनवायरनमेंट पे जो वैश्विक स्तर पे होते हैं। तो जो ये ओजोन प्रॉब्लम है, ये किस पे, कौन से स्तर पे है? वैश्विक स्तर पे है। ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक क्षेत्र की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको जो क्षरण पहुंचाने वाली ये गैसेस हैं, ये सीओ, सीएफसी, ये दोनों आती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता ही है कि कितना ज्यादा हो रहा है, पेड़ इत्यादि काटे जा रहे हैं, है ना? तो नेक्स्ट कह रहे हैं निवास का विनाश, यानी कि अब जब आप पेड़, जंगलों का, वनों का नाश करेंगे तो जो पशु पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे, बताइए? तो उनके निवास का भी विनाश हो रहा है। ठीक है, ये भी एक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। भूमि अवक्रमण, यानी कि आप लोगों को मैंने जैसे बताया, विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रयोग करके, या फिर जैसे साइंटिस्ट लोग हैं तो वो परमाणु इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। तो जहां पे परमाणु इत्यादि का प्रयोग करते हैं वो भूमि पूरी बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है। आप लोगों को पता होगा, जो अभी परमाणु का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी में, वहां के जो बच्चे पैदा होते हैं वो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। किस कारण से? क्योंकि वहां पर इतना भयंकर उस चीज का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। महासागर अम्लीकरण, महासागर अम्लीकरण आपको पता ही है कि कितने ज्यादा जहाज, शिप इत्यादि का हम लोगों ने प्रयोग कर डाला है, जिसमें से जो ऑयल निकलता है वो क्या करता है? ओशियन को, महासागरों को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो मतलब ये हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो आकाश की बात की जाए या सागर की बात की जाए या भूमि की बात की जाए, तो हर तरीके से हम लोग एक तरीके से एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर
NMSHE, ठीक है, इसके द्वारा कुछ मिशन चलाए गए हैं, उनके विषय में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है NMSHE का, ठीक है। फिर NAPCC का एक लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन अधोलिखित हैं, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय कार्य योजना पर जो मिशन कुछ चलाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, ये जल के लिए है। पांचवा है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। और ये छठा है हरित भारत क्षेत्र, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। ये सारे राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सातवां और अंतिम है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 मिशन कुछ यहाँ पर डिफाइन किए हैं मैंने। क्लियर है सभी को? जी मैम। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ तक यदि किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्न करवाऊंगी। किसी का कोई प्रश्न है?